हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट बी है इस चैप्टर का। तो बेटा, तत्वों के आवर्ती गुण का मतलब क्या है? आवर्ती गुण का मतलब ये है बेटा, हम ऐसे गुणों का डिस्कशन करेंगे जो रिपीट होते हैं, मतलब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये गुण रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसे गुणों को हम आवर्ती गुण कहते हैं। ठीक है, तो पहला है एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहले हम परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। हिंदी में कहते हैं इसको परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। अच्छा, परमाणु त्रिज्या होती क्या है, सबसे पहले उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे कोई परमाणु होता है, ये नाभिक है और ये परमाणु का बाह्य कोश है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन बेटा ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये नाभिक है और ये क्या है? ये है बाह्य कोश। बाह्य कोश। तो परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं, इसको हम आर से प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और उस परमाणु के नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। ठीक है, ये हम कैसे कह सकते हैं? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इस बात को लिखो। लिखो, किसी परमाणु के केंद्र से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश में उपस्थित, बाह्य कोश में उपस्थित, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को उस परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, कि दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बेटा क्लियर हो गया परमाणु त्रिज्या क्या है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है सब लोगों के? चलो बेटा, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि परमाणु की त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, आपको पता है बोर्ड की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है और जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे भी ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। ये जुगाड़ तो से वीडियो बना रहा हूँ, तो बेटा इसको थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, और जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करो आप लोग और इसको नोट करो। ठीक है, मैंने बोल बोल के लिखवा देता हूँ, बोल बोल के ही लिख लिया करो अगर बोर्ड पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो, है ना। लेकिन बेटा समझ में आता होगा, मुझे उम्मीद है। तो किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। क्लियर? बेटा ऐसा है, जो परमाणु की त्रिज्या होती है इसके मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है ना। तो ब्लैक पेन से लिखेंगे स्टार्ट में करके, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या लिखो बेटा, परमाणु त्रिज्या लिखो, सी से लिखो। परमाणु त्रिज्या के मापन में, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या के मापन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं जो निम्न प्रकार हैं, जो
निम्न प्रकार है। बेटा परमाणु त्रिज्या मापते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ आती हैं जो निम्न प्रकार है। बेटा कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, देखो सुनो बात को। सबसे पहली कठिनाई क्या है बेटा? सबसे पहली कठिनाई तो यही है कि हमें एकल परमाणु प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है। देखो परमाणु अलग अलग नहीं होते हैं, किसी भी जैसे कि कोई तत्व होता है, किस तत्व में परमाणु होते हैं। जैसे लोहा है बेटा, लोहा की सरिया है तो जो परमाणु अलग अलग थोड़ी नहीं, सारे परमाणु से चिपके हुए हैं। तो उस सरिया से परमाणु को अलग करना भी कठिन काम है। ठीक है, साइंस की भाषा में कहते हैं विलगित परमाणु। विलगित का मतलब अकेला परमाणु, ठीक है, विलगित परमाणु। ठीक है, तो बेटा पहली बात क्या है कि परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें अकेला परमाणु चाहिए, तो ज्ञात करेंगे, है ना। पहली बात तो ये है बेटा, अकेला परमाणु प्राप्त करना मुश्किल कार्य है या कठिन कार्य है। ठीक है ना, कठिन कार्य है बेटा। कठिन कार्य है मतलब बात यह है कि एक परमाणु पाना बहुत मुश्किल बात है, विलगित परमाणु भी कहते हैं उसको। ठीक है, और दूसरी बात यह है, जैसे कहा जा रहा है कोई भी परमाणु है बेटा, जैसे कहा जा रहा है जैसे कोई परमाणु है, ये नाभिक है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की डिस्टेंस को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो बेटा बात यह है कि जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने बताया है किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत में बताया गया है किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करना संभव नहीं है, और अगर संभव होता भी है, हम कर भी लेते हैं जैसे तैसे, तो उसमें अनिश्चितता आती है, अर्थात उसमें त्रुटि आती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है गतिशील इलेक्ट्रॉन की बेटा हम स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते कहाँ घूम रहा है। और वास्तव में बात यह है ना, इलेक्ट्रॉन को जरूरी नहीं कि ऐसे घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी नाभिक के पास आता है, कभी दूर आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नाभिक से कहने का मतलब यह है बेटा इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करना मुश्किल है ना। तो इसमें लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, लिखो बेटा, देखो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। ये यथार्थ ज्ञात करना है। ठीक है, स्थिति यथार्थ का मतलब बिल्कुल सही यथार्थ ज्ञात करना, यथार्थ ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात बेटा ये दिक्कतें आती हैं अगर इसके हम परमाणु त्रिज्या इस तरीके से ज्ञात करना चाहते हैं तो। ठीक है, मुझे लग रहा है व्हाइट चौक से आप लोगों को दिख रहा है, चलो व्हाइट चौक से ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है बेटा, देखो परमाणु जो होता है, देखो ये परमाणु जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तुम सोचो कि परमाणु प्राप्त कर लें तो फ्री परमाणु प्राप्त होना बहुत मुश्किल बात है। दूसरी बात यह है कि बेटा तुम सोचो इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात कर लें, कहाँ घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात होगी, पता होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस जगह पर है, तभी तो आप दूरी आपका दूरी मापेंगे। ठीक है, तो बेटा ये दूरी याद करना बहुत मुश्किल बात है। तीसरा पॉइंट एक और लिख लो, किसी परमाणु की त्रिज्या, तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, किसी परमाणु की त्रिज्या प्रयोगों द्वारा मापना असंभव है। किसी परमाणु की त्रिज्या प्रयोगों द्वारा मापना असंभव है। किसी परमाणु की त्रिज्या प्रयोगों द्वारा मापना असंभव है। किसी परमाणु की त्रिज्या प्रयोगों द्वारा मापना असंभव है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए बेटा। कहने का मतलब ये है, जो अभी आपके लिए परिभाषा लिखवाई गई है, परिभाषा क्या लिखवाई गई है बेटा आपके लिए? अभी जो आपकी परिभाषा लिखवाई गई है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, आपको परिभाषा क्या लिखवाई गई है बेटा? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये लिखवाई गई है बेटा। तो ये एक काल्पनिक परिभाषा है।
सिर्फ काल्पनिक परिभाषा, क्योंकि ना तो अकेला परमाणु प्राप्त किया जा सकता है और ना ही हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, न इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं और ना ही ये प्रयोग द्वारा संभव है। ठीक है, तो अर्थात ये उपयुक्त जो परिभाषा दी गई है वो एक काल्पनिक परिभाषा है। बात समझ में आई बेटा आप लोगों के? ठीक है, तो बेटा अभी आपको बताया गया कि जो उपयुक्त परिभाषा आपको दी गई है वो एक सिर्फ काल्पनिक परिभाषा है। ठीक है, तो इस बात को नई लाइन से लिख लीजिए बेटा। देखो, अतः उपयुक्त परिभाषा, लिखो बेटा नई लाइन से लिखो, अतः उपयुक्त परिभाषा काल्पनिक है। अतः उपयुक्त परिभाषा या उपयुक्त लिख लो। ठीक है बेटा, अतः उपयुक्त परिभाषा काल्पनिक है और परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए चार कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। चार कॉन्सेप्ट दिए गए हैं या चार विचार दिए गए हैं। निम्न चार विचार दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। बेटा बात यह है, अभी जो हमने परिभाषा दी थी वो सिर्फ एक काल्पनिक परिभाषा दी, और अगर आपको वास्तव में परमाणु त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त करनी तो उसकी चार कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। आप सोचते होंगे सर तो ये परिभाषा हमने दी क्यों, जब गलत थी या काल्पनिक थी? बेटा इसलिए दी क्योंकि किताबों में लिखी हुई है और टीचर भी आपको ऐसे लिखवा देंगे क्लास में, लेकिन सही क्या है वो आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वो बेटा एक काल्पनिक परिभाषा है, सही नहीं है, संतुष्ट करने के लिए दी जाती है सिर्फ। ठीक है, सही परिभाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेटा आपको चार कॉन्सेप्ट समझने होंगे, चार विचार समझने होंगे। कॉन्सेप्ट को विचार, चार विचार समझने होंगे जो निम्न प्रकार हैं। लिखो बेटा, लिखो, आपने लिख लिया होगा, साथ फिर बोल दे रहा हूं। उपयुक्त परिभाषा एक काल्पनिक परिभाषा है। उपयुक्त परिभाषा एक काल्पनिक परिभाषा है, अर्थात परमाणु की सही परिभाषा, परमाणु त्रिज्या की सही परिभाषा जानने के लिए हमें निम्न चार विचार समझने होंगे या चार कॉन्सेप्ट समझने होंगे, या चार कॉन्सेप्ट से हम परिभाषा समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए निम्न चार विचार दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। बेटा कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? देखो, सबसे पहले हम समझ सकते हैं परमाणु त्रिज्या को इस प्रकार। बेटा क्या समझ सकते हैं? देखो, सहसंयोजक त्रिज्या मतलब कोवैलेंट रेडियस, ठीक है, इसको बोलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। बी मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियस, ठीक है, बोलते हैं इसको धात्विक त्रिज्या। सी है बेटा वॉन डर वाल्स त्रिज्या, ठीक है ना, वॉन डर वाल्स रेडियस। बेटा रेडियस में डी छूट गया लिखने के लिए, RADIUS वॉन डर वाल्स रेडियस, ठीक है, वॉन डर वाल्स रेडियस, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा वॉन डर वाल्स रेडियस को बोलते हैं हम लोग वॉन डर वाल्स त्रिज्या ही कहते हैं। और क्या कहते हैं? वॉन डर वाल्स त्रिज्या, ठीक है। और जो आपका लास्ट है डी है वो है बेटा आपका आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है बेटा, आयनिक रेडियस। तो ये चार आयनिक त्रिज्या कहते हैं इसको हिंदी में, आयनिक त्रिज्या। मतलब बात ये है बेटा, अभी आपके लिए जो परिभाषा दी गई थी किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक परिभाषा थी, क्योंकि ना तो अकेला परमाणु प्राप्त किया जा सकता है और ना ही हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो सिर्फ परिभाषा वो काल्पनिक थी। अर्थात परमाणु की सही परिभाषा
जानने के लिए 4 विचार दिए गए हैं, वो आपको समझने होंगे। 4 तरीके से इसको हम समझ सकते हैं परमाणु त्रिज्या। कैसे है बेटा, कौन से विचार दिए गए हैं? पहला कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट रेडियस का, दूसरा है मेटेलिक रेडियस का, तीसरा है वैन डर वाल्स रेडियस का, और चौथा है आपका आयनिक रेडियस का। हम अब डिफाइन करने वाले हैं कोवेलेंट रेडियस के लिए, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। तो बेटा ये चारों नोट करने के बाद आप एक लाइन छोड़कर हेडिंग डालेंगे कोवेलेंट रेडियस। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? कोवेलेंट रेडियस। हेडिंग डाल लो बेटा कोवेलेंट रेडियस। अब देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस को समझेंगे जरा। देखो बेटा कोवेलेंट रेडियस, देखो कोई भी 2 परमाणु हैं, एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु बी बना देता हूं मैं अभी आपके लिए। दूसरा परमाणु ये है, ठीक है बेटा। ये ए परमाणु है और ये भी ए परमाणु है, बिल्कुल एक ही तत्व के परमाणु है ना, एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं। इसका नाभिक ये है बेटा और इसका नाभिक ये है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये बीच की दूरी है, ठीक है। अब जो बीच की डिस्टेंस है बेटा, इसको बोल देते हैं हम डी, डी फॉर डिस्टेंस। ए परमाणु की है तो डी ए, डी ए ये होगी बीच की डिस्टेंस, दोनों परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस, दोनों परमाणु के नाभिक के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और बेटा 2 नाभिकों के बीच की दूरी को बोलते हैं अंतरनाभिकीय दूरी। क्या बोलते हैं? अंतरनाभिकीय दूरी, अंतर नाभिकीय दूरी। 2 नाभिकों के मध्य की दूरी को हम बोलते हैं अंतरनाभिकीय दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो बेटा देखो यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो पहले गोले की रेडियाई है वो मान लीजिए आर ए है, कितनी है? आर ए है। दूसरे गोले की जो रेडियाई है वो मान लीजिए कितनी है? आर बी है। तो टोटल रेडियाई कितनी हो जाएगी? टोटल रेडियाई बेटा हम रेडियाई भी कहते हैं, देखो जो रेडियस लिखा है ना इसको हम रेडियाई भी कह देते हैं, ऐसे भी कह देते हैं रेडियाई, ये रेडियाई भी कहते हैं उसको केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे जो यहाँ पे रेडियाई की होगी कितनी होगी, देखो बेटा रेडियाई या रेडियस कितनी होगी, देखो आर कोवेलेंट, आर कोवेलेंट इक्वल टू अंतरनाभिकीय दूरी। बेटा इन दोनों की दूरी क्या हो जाएगी? देखो इसको मिटा देते हैं जरा, अभी आपको समझा दें आपको। देखो बेटा ये है आपकी आर ए, ये कितनी है? आर ए प्लस उसकी त्रिज्या कितनी है? आर बी। टोटल कितना है बेटा? ये डी ए, समझ में आया? टोटल डिस्टेंस डी ए बराबर की दूरी है बेटा ये। तो यहाँ पर आर बी नहीं है, यहाँ पे भी आर ए है, ये क्या है? आर ए है, आर ए दोनों एक जैसे ऐड कर लो, 2 RA इक्वल टू DAA, ठीक है। तो RA इक्वल टू कितना हो जाएगा? DAA अपॉन 2, ये आगे रेडियस, समझ में आया। और DAA बेटा क्या है? अंतरनाभिकीय दूरी। क्या है? अंतरनाभिकीय दूरी, ठीक है। तो किसी एक ही तत्व के 2 परमाणु, दोनों समान हैं, किसी एक ही तत्व के 2 परमाणु जब सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, ये कौन सा बंध है बेटा? सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी एकल बंध। सहसंयोजी एकल बंध से जुड़े होते हैं तब इनके अंतरनाभिकीय दूरी, बेटा अंतरनाभिकीय दूरी कहते हैं इसको, ठीक है। तब इनके अंतरनाभिकीय दूरी के आधे को हम परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया बेटा बात? देखो फिर समझ लो बेटा, कोई 2 परमाणु हैं बेटा, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, ठीक है। 2 परमाणु हैं, सहसंयोजी बंध बनाए हुए हैं। सहसंयोजी बंध बनाए हुए तो बेटा ऐसे होते हैं, उनके बीच में एकल बंध है, ये एकल बंध लगा हुआ है, ठीक है। एकल बंध लगा हुआ है बेटा। तो ये बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है DAA, इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर या अंतरनाभिकीय दूरी। क्या कहते हैं? अंतरनाभिकीय दूरी। तो अंतरनाभिकीय दूरी के आधे को हम बोलते हैं त्रिज्या। अंतरनाभिकीय दूरी के आधे को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। समझ में आई बेटा बात? एक ही तत्व के जब एक ही तत्व के 2 परमाणु, फिर सुनो बेटा, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु जब एक ही तत्व के 2 परमाणु एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, तब इनके अंतरनाभिकीय दूरी
अंतर्नाभिकीय मतलब अंतर्नाभिकीय मतलब इन नाभिकों के बीच की दूरी, ठीक है। तब इनके अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गई बेटा बात। अगर मान लीजिए फॉर क्लोरीन के लिए देख लो बेटा, Cl के लिए देख लो, ठीक है। क्लोरीन अगर परमाणु की त्रिज्या देखना चाहोगे तो हम कैसे देखते हैं, या हाइड्रोजन देखना चाहोगे तो यहाँ पे मान लीजिए एक हाइड्रोजन का परमाणु बनाओगे, इधर हाइड्रोजन का परमाणु बनाओगे मान लीजिए ये, और दूसरा ऐसे बनाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करोगे, यहाँ पे H लिख दोगे, यहाँ पे भी H लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ क्या हो जाएगा DHH हो जाएगा। तो बेटा हम लिख सकते हैं DHH, तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे RH इक्वल टू DHH/2। तो बेटा कोवेलेंट त्रिज्या क्या होती है, अंतर्नाभिकीय बीच की दूरी के आधे को हम कोवेलेंट त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया बेटा बात। तो लिख लो, परिभाषा लिख लो, या चाहो तो पहले ये नोट कर लो, ठीक है। या परिभाषा लिख लो बेटा, लिखो बेटा परिभाषा लिखो। एक ही तत्व के, लिखो बेटा, जब एक ही तत्व के दो परमाणु, लिखो जब एक ही तत्व के दो परमाणु, जब एक ही तत्व के दो परमाणु, जब एक ही तत्व के दो परमाणु एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, तब इनके अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे को, तब इनके अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे को, तब इनके अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे को परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं, परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। बाकी ये बेटा सब जो लिखा हुआ है, जो मैंने समझाए हैं चित्र वगैरह, इन सबको आप नोट कर लेना, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेटा समझ में आया सहसंयोजी त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी तो बात ये चल रही थी बेटा कि ये दोनों परमाणु हैं, ये एक ही तत्व के समान हैं, ए समान परमाणु हैं। अगर बेटा कोई मतलब इसमें बीच में क्या सहसंयोजी त्रिज्या पढ़ रहे हैं, तो अगर कंडीशन ऐसी हो, अलग अलग तत्वों के परमाणु लिए गए हो, अलग अलग तत्वों के सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हो, तब क्या करेंगे हम, तब कैसे एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, तब उस केस में देखते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लेना। तो बेटा अब हम नई लाइन से लिखेंगे, यदि चलो समझ लो पहले, फिर लिखना, ठीक है बेटा। देखो बेटा समझो, अब दो परमाणु हम लेते हैं, पहला परमाणु ये है, ठीक है, पहला परमाणु ये है, इसको बोलेंगे हम बेटा ए परमाणु, ये सपोज क्या है, ए परमाणु। दूसरा परमाणु ये है, ये कैसा है बेटा, ये है बी परमाणु। ये कौन सा है, ये है आपका बी परमाणु। दिख रहा है बेटा आप लोगों को, दिख रहा है, सही है, ये बी परमाणु है। अब बेटा इसका नाभिक ये है और इसका नाभिक ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ये कहता है आर बी, क्या कहते हैं इसको हम, आर बी। समझ में आ रहा है। और बेटा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर ए, क्या बोलते हैं, आर ए। क्लियर, ठीक है ना। और इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को, जो बेटा नाभिक हैं, इन नाभिकों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं डी ए बी, क्या बोलते हैं, डी ए बी।
जिसको हम कहते हैं अंतरनाभिकीय दूरी। क्या कहते हैं बेटा? अंतरनाभिकीय दूरी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में हम कैसे क्या करेंगे बेटा। इस केस में देखो बेटा, देखो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या है? डी ए बी। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या है बेटा? डी ए बी। अब हमें किसी एक परमाणु की त्रिज्या निकालनी है। सपोज दैट मान लीजिए बी की त्रिज्या निकालनी है, कितनी त्रिज्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? आर बी इक्वल टू डी ए बी निगेटिव टाइम्स आर ए, निगेटिव टाइम्स आर ए। बात समझ में आ गई बेटा? कैसे निकाली हमने? तो वो बात सुनो, यदि ऐसा हो कि यदि बेटा देखो बॉन्ड कितना है, ये एक एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, दोनों एकल बंध द्वारा। बेटा इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में यहाँ रहते हैं तो एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनकी जो कंडीशन है वो एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात बेटा? है ना। तो ध्यान समझेंगे बेटा। अभी हम पढ़ रहे थे सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी त्रिज्या पढ़ रहे थे और सहसंयोजी त्रिज्या पढ़ भी रहे हैं। लेकिन पिछले में केस क्या लिया गया था कि एक ही तत्व के दो परमाणु लिए गए थे और यहाँ अलग अलग तत्वों के दो परमाणु लिए गए हैं। एक ए तत्व का परमाणु है और एक बी तत्व का परमाणु है। ठीक है, तो यदि दो अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, तब यदि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़े हैं, बेटा दो अलग अलग तत्वों के परमाणु अगर सहसंयोजी बंध से जुड़े हैं, तब इनके अंतर्नाभिकीय बीच की दूरी, तब इनके अंतर्नाभिकीय दूरी, बीच की दूरी नहीं बेटा, तब इनके अंतर्नाभिकीय दूरी, या हम ऐसे कह सकते हैं तब इनके नाभिकों के बीच की दूरी, ऐसा कह सकते हैं हम, तब इनकी अंतर्नाभिकीय दूरी, तब इनके अंतर्नाभिकीय दूरी में से किसी एक परमाणु की त्रिज्या को घटाकर दूसरे परमाणु की त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा। देखो बेटा, जब दो परमाणु हैं, अलग अलग तत्वों के दो परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, तब इनकी जो अंतर्नाभिकीय दूरी है, ये अंतर्नाभिकीय दूरी में से किसी एक परमाणु की त्रिज्या को घटा करके दूसरे परमाणु की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है। अब बेटा पॉइंट बना के लिखो, ये बात नोट करना। पॉइंट बनाओ, नील आंसर लिखो। यदि 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 अलग अलग तत्वों के दो परमाणु, यदि अलग अलग तत्वों के दो परमाणु, यदि अलग अलग तत्वों के दो परमाणु एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े हों, एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े हों, तब बेटा क्या करेंगे? तब इनकी त्रिज्या अंतर्नाभिकीय दूरी में से घटाकर निकाल सकते हैं ना, या समझ सकते हैं। तब अंतर्नाभिकीय दूरी, ठीक है, तब अंतर्नाभिकीय दूरी में से, तब अंतर्नाभिकीय दूरी में से एक परमाणु की त्रिज्या को घटाकर दूसरे परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं या प्राप्त की जाती है। मेरे हिसाब से बेटा आपको समझ में आ गया होगा। यदि अलग अलग तत्वों के दो परमाणु एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, तब इनकी अंतर्नाभिकीय दूरी में से किसी एक परमाणु की, बेटा इनके अंतर्नाभिकीय दूरी में से किसी एक परमाणु की त्रिज्या को घटाकर दूसरे परमाणु की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन करके आते हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है
और आपको बेटा ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो फटाफट ये आप चित्र बना लीजिए और इसको बेटा नोट कर लीजिए। तो बेटा ये थे आपके सहसंयोजी बंध। अब हम बात करते हैं कि मेटेलिक रेडियई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सहसंयोजी रेडियई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सहसंयोजी के बारे में हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि हम कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है ना बेटा। चलो मेटेलिक रेडियई के बारे में बात करते हैं कि मेटेलिक रेडियई क्या होती है और कैसे कैसे निकालते हैं इसको हम, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। सहसंयोजी बंध तो कक्षा 10 में पढ़े हैं, सहसंयोजी बंध आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से, है ना। और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में शायद आप नहीं पढ़े हो, तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्ड के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि विस्तार से तो आप भाई आपका चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ही पढ़ेंगे आप। केमिकल बॉन्डिंग अगला चैप्टर है, वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं समझा देता हूँ मेटेलिक रेडियई के बारे में। लिखवाऊंगा नहीं, समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। मेटेलिक रेडियई नहीं, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अपने, क्या हेडिंग है बेटा, नंबर 2 की बी वाली। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा मेटेलिक रेडियस के बारे में, मेटेलिक रेडियस के बारे में, ठीक है। धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या बेटा किसी किसी बुक में लिखा होता है क्रिस्टल त्रिज्या भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, क्रिस्टल त्रिज्या भी कहते हैं, किसी किसी बुक में लिखा हुआ होता है। तो बेटा धात्विक त्रिज्या की जो परिभाषा होगी, धात्विक त्रिज्या की परिभाषा होगी, उसको समझने से पहले आप ये समझ लो कि धात्विक बंध क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं। समझाएं मेटालिक बॉन्ड बेटा, क्लियर, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड समझिएगा क्या होता है बेटा। वैसे आप पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड, कहाँ पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं। ध्यान समझेंगे बेटा। देखो चाहो तो इसको एक बॉक्स बना करके नोट करके लिख लेना, मेटालिक बॉन्ड के बारे में आपको समझा रहा हूँ, मेटालिक रेडियई के बारे में, वो मेटालिक बॉन्ड के बारे में समझा रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ पहले कि मेटालिक बॉन्ड के बारे में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। देखो बेटा कैसे होता है मेटालिक बॉन्ड। बेटा ऐसा है, आप जानते हो कर्नल क्या होता है, कर्नल, कर्नल से आपको जानते हो कर्नल क्या होता है, कोर जानते हो, कर्नल कोर नहीं जानते ना, तो कर्नल क्या होता है, कोर क्या होता है, ये जानो तब मेटालिक, तब आपको मेटालिक बॉन्ड समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा देखो कर्नल कोर क्या होते हैं। देखो कोई भी परमाणु है, ध्यान समझना, बहुत ध्यान, लिखवाऊंगा नहीं इसका ज़्यादा डिटेल से, समझ लो बेटा। कोई परमाणु है और कोई परमाणु है बेटा, इसके ये पहला कोष है, ठीक है। कोई परमाणु है बेटा, देखो यहाँ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे ये इस वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में कितने हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कौन सा परमाणु बताओ, मैग्नीशियम है, नहीं है बेटा, 2 8 2, इस तरीके से परमाणु इसमें रहते हैं, ठीक है। और जो आपका ये लास्ट ये कोष होता है, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बेटा, संयोजी कोष। क्या कहलाता है, संयोजी कोष, संयोजी कोष, या इसको हम कहते हैं बाह्य कोष। क्या कहते हैं इसको, बाह्य कोष। बाह्य कोष ज़्यादा उचित है कहना संयोजी कोष से, ठीक है, इसको हम बाह्य कोष कहते हैं। तो किसी कारणवश इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोष वाले या बाह्य कोष वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रिमूव हो जाएं, ये रिमूव हो जाएं, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा। तो बेटा ये नाभिक, देखो ये नाभिक, और इसके कोष बेटा देखो, पहला कोष ये बना दिया हमने और दूसरा कोष ये बना दिया, और तीसरा कोष हो गया गायब। जब ये गायब हो जाएगा बेटा तो तीसरा कोष भी हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह गया 2 और यहाँ रह गया 8, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। तो बेटा यहाँ पे 2 4 ऐसे हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया आयन। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे आयन। क्या कहेंगे बेटा इसको, हम कहेंगे आयन, या इसको हम कहते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं इसको, कर्नल कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कर्नल। जब किसी परमाणु के बाह्य कोष के सभी इलेक्ट्रॉन उड़ जाते हैं, जब किसी परमाणु के बाह्य कोष से सभी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, तब जो हमें आयन प्राप्त होता है, तब हमें जो मेटल आयन होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए मेटल में है ये, तब हमें जो मेटल आयन प्राप्त होता है उसे हम कर्नल बोलते हैं। तब हमें जो मेटल आयन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कर्नल कहते हैं, ठीक है। और जो इस कर्नल की बाहरी सतह होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बट लिखवाऊंगा नहीं ये चीज़, आप चाहो तो नोट कर लेना अपने आप, ठीक है।
जो इस कर्नल की बाहरी सतह होती है इसको कोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाहरी सतह क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा? कर्नल समझ में आ गया। जैसे बेटा देखो मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम है, इसके पास कितने होते हैं? 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो बेटा देखो Kl m, ऐसे इसके कोष हैं बेटा Kl m, बाहर कोष कौन सा है? m है। m के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो क्या प्राप्त होगा हमारे लिए? Mg2+। ठीक है। अब ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये कहलाएगा कर्नल। ये क्या कहलाएगा? कर्नल। समझ में आया बेटा? कर्नल कैसे कहते हैं? जब किसी परमाणु के, जब किसी मेटल परमाणु के संयोजी कोष से, सभी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, तब हमें जो मेटल आयन प्राप्त होता है उसको हम कर्नल कहते हैं, और इसके बाहरी सतह को हम कोर कहते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई बेटा? चलो अब समझते हैं कि आखिर मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको मेटालिक बॉन्ड का समझा देता हूँ बेटा। ये कोई मैंने एक धातु का टुकड़ा ले लिया, मैं यहाँ मेटालिक बॉन्ड समझाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे बेटा जो Mg है ये मैग्नीशियम का परमाणु है। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव हो जाते हैं, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये आ गए और ये आ गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये आ गए। ठीक है, अब हमने दूसरा मैग्नीशियम बना दिया। बहुत सारे देखो, जो कोई मेटल की एक सतह होगी उसमें एक परमाणु ना, बहुत सारे परमाणु होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेटा ये Mg+2 है। ठीक है, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए होंगे बेटा। मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं, इधर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे Mg+2 होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते होंगे। तो क्या होगा बेटा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कनेक्ट हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस धनाएं ऋणाएं कनेक्ट हो जाएंगे। ये ऐसे और ये ऐसे, और ये कहीं और कनेक्ट होता होगा। समझ आ रही बात? तो ये कहलाता है आपका मेटालिक बॉन्ड। क्या कहलाता है ये? मेटालिक बॉन्ड। समझ में आई बात बेटा? अब ये ना पूरे क्रिस्टल में जैसे गम नहीं होता, गम जैसे तुमने देखा होगा वो होती है बेटा, वो आते हैं चिलगट्टियाँ आती हैं, मुरंडे होते हैं। तो उसमें मुरंडे में क्या होता है, जो अपने वो होते हैं ना परमल वो मिठाई में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो मिठाई इलेक्ट्रॉन है, परमल क्या है? परमल वहाँ पे है क्या है बेटा? कर्नल है। ठीक है, और ऐसे ही अपने ने वो खाई होंगे, पट्टी आती हैं, बहुत सारी चीज़, चिलगट्टियाँ होती हैं। चिलगट्टियाँ में बेटा चिलगट्टियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे तिल होते हैं, तिल मिठाई में रगड़ो मिला हुआ होता है। जो मिठाई होती है बेटा वो इलेक्ट्रॉन होता है, गम होता है, इलेक्ट्रॉन का गम चिपचिपा। और जो तिल होता है बेटा वो क्या होता है? कर्नल होता है। तो बेटा ये क्या है? ये कर्नल साहब है। ये क्या है? ये कर्नल है, और ये इलेक्ट्रॉन का गम है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम इलेक्ट्रॉन ग्लू कहते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ग्लू में ये क्या है? कैटायन चिपके हुए रहते हैं, कर्नल चिपके हुए रहते हैं, तब ये बनता है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। समझ में आया मेटालिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? हमने आपको मेटालिक बॉन्ड यहाँ एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमारा टॉपिक मेटालिक बॉन्ड का नहीं था, हमारा टॉपिक था धात्विक त्रिज्या। तो बेटा धात्विक त्रिज्या में मेटालिक बॉन्ड नाम आता तो आप कंफ्यूज होते मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ मेटालिक बॉन्ड एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक बॉक्स में आप पैक कर लेना, ये एक पैक कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक हमारा नहीं है, लेकिन पैक कर लेना समझने के लिए। कुल मिलाकर के हम बात करते हैं कि मेटालिक रेडियस क्या होती है या धात्विक त्रिज्या क्या होती है। इसको हम मिटा देते हैं और आप इसको नोट कर लो बेटा, उसका समझेंगे धात्विक त्रिज्या क्या होती है। तो बेटा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं ये बिल्कुल सही तरीका है, और यही होता है धात्विक बॉन्ड। ये आप इंटर में भी पढ़ेंगे, कंपटीशन के लेवल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में तो बहुत पूछी जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है बेटा, तो पता होना चाहिए आपको, और अच्छे से पढ़ते रहो। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट यार, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तुम लोगों के लिए, कंजूसो कहीं के। हाँ चलो देखो बेटा, मान लीजिए एक लिथियम का परमाणु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है बेटा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये निकल के इधर आ गया ये। ठीक है, ये ऋण आयन की फॉर्म में। दूसरा लिथियम परमाणु है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसका त्याग किया इसने, और इसका जो ऋण आयन इधर आ गया है। ठीक है, फिर क्या है बेटा, क्या है कि ये धनायन है, ये ऋण आयन है, तो फिर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका मेटालिक बॉन्ड। क्या कहलाता है ये? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड समझ में आया? ये मेटालिक बॉन्ड हो गया। अब बेटा ये परमाणु जो है, ये दोनों ये धात्विक परमाणु है। मेटालिक एटम जो है, मेटालिक एटम या कर्नल कह लो,
इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है ये, इसको DMM कह दे चाहें, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड है। ये जो डिस्टेंस है इसके आधे को हम क्या कहते हैं, इसके आधे को हम कहते हैं मेटालिक रेडियाई। क्या बोलते हैं? मेटालिक रेडियाई। ठीक है, तो R मेटालिक इक्वल टू हो जाएगा DMM/2। समझ में आया बेटा? ठीक है, किन्हीं दो धात्विक परमाणुओं के, या ऐसे कह सकते हैं जब दो मेटालिक एटम मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मेटालिक एटम है बेटा और मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हैं। जब दो मेटालिक एटम मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सुनो बेटा, जब दो मेटालिक एटम मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं तब इनके अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जब दो मेटालिक एटम मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तब इनके अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे को मेटालिक रेडियाई कहते हैं। ये मेटालिक रेडियस कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, ये लिखवाया हुआ लिख लीजिए बेटा। उसके बाद ये चीज़ आप ये और ये नोट कर लेना। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा है वो है बेटा, अब क्या है हमारा बेटा है आयनिक रेडियाई और वैन डेर वाल्स रेडियाई। ठीक है, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। फटाफट कमेंट कीजिए बेटा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट करते हैं तो मजा आता है, वीडियो बनाते हो मोटिवेशन मिलता है वहाँ से। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लगे नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।